नमस्कार। फेस टू फेस उत्तर प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। और आज जिस विषय पर हम बहस करने जा रहे हैं, बल्कि बहस से ज्यादा ये चर्चा मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हमने कोई पॉलिटिकल पार्टीज के मेहमान को नहीं बुलाया है। इसमें राजनीतिक विश्लेषक को बुलाया है, अर्थशास्त्री को बुलाया है। और ये इसलिए बुलाया है क्योंकि जब लागू हो रही है यूपीएस, तो क्यों अभी भी चाहिए ओपीएस, इसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि ओपीएस की जो लगातार मांग कर रहे थे, उनमें से कई मांगों को तो पूरा कर दिया गया है। अगर आप अब रिटायर हो रहे हैं अपनी 25 साल की नौकरी के बाद, तो इस बात की तो गारंटी है कि आपको 50% बेसिक सैलरी का मिलेगा रिटायरमेंट होने के बाद, बेसिक सैलरी का। अभी ये मांग क्यों हो रही है? अच्छा, ये खबर इसलिए भी इस समय चर्चा में है क्योंकि इसी ओपीएस की वजह से, देखिए, एक प्रमुख वजह ये भी है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके संसदीय सचिव और उनकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक, ये सभी 2 महीने तक सैलरी नहीं लेंगे, यानी आर्थिक संकट में हिमाचल प्रदेश की सरकार आ गई है। हालांकि हमने जब रिसर्च किया तो एक बात और सामने आई, क्योंकि 2022 से जीएसटी मुआवजा भी उनका बंद है, एक फैक्ट ये भी है, और 2000 करोड़ रुपए ओपीएस की वजह से। तो क्या ओपीएस की मांग जायज है? अभी भी ओपीएस की मांग लगातार क्यों की जा रही है जब यूपीएस लागू हो गया? ये इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर सौरभ मालवी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सौरभ जी, आपका बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर एपी तिवारी जी हैं, अर्थशास्त्री जी हैं। एपी तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शिव गोपाल मिश्रा जी, महासचिव हैं एनआरएमयू के, आपका भी बहुत स्वागत है। और विजय कुमार बंधु जी, जो कि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अभी भी इनकी ये मांग है कि ओपीएस लागू होना चाहिए। कह रहे हैं कि हमें भैया एनपीएस नहीं चाहिए, यूपीएस भी नहीं चाहिए, हमें ओपीएस ही चाहिए। तो विजय कुमार बंधु जी, मैं आपसे सीधा जानना यही चाहता हूं, और ये डिबेट आपसे ही शुरू करना चाह रहा हूं, कि अभी भी आप क्यों चाहते हैं कि ओपीएस लागू? चूंकि आपकी जो बहुत सारी मांगे, अगर उसको मैं पॉइंट टू पॉइंट देख रहा था, तो उनमें से कई मांगे तो इसमें पूरी होती दिख रही है। जैसा कि आपने सवाल ही ऐसा किया कि कई मांगे पूरी हो रही हैं, मतलब पूरी पूरी मांग नहीं मानी भर जा रही है, कई मांगे मानी गई हैं। आप ही कह रहे हैं। तो मेरा जो पहले दिन से और आज भी, एनपीएस किसी भी तरह से शिक्षक कर्मचारी हित में नहीं थी। एनपीएस पूरे देश का 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षक कर्मचारी अधिकारी ओपीएस की मांग कर रहा था, और उसको एनपीएस के झुंझुने से निकाल करके एक महाझुंझुने में उतार दिया गया, ओपीएस ना दे करके। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें बहुत सारी बातें मान ली गई। तो मैं उन्हीं से सवाल करना चाहता हूं कि अगर मान ली गई तो ओपीएस में क्या दिक्कत थी? ऐसी क्या समस्या जो सरकार ओपीएस से भाग रही है? मैं ये जानना चाहता हूं। और अगर हम सुरक्षा की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, तो 25 साल 30 साल जिस व्यक्ति ने अपनी विभाग में सेवाएं, अपने देश को सेवाएं दी हैं, और लास्ट में उसको आप झुंझुना पकड़ाकर विदा करना चाहते हैं, तो कैसे स्वीकार कर लेगा? और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, देश का जो एनपीएस पीड़ित है, एक भी ये ऊट पटांग पेंशन से संतुष्ट नहीं है। उसकी आज भी मांग है पुरानी पेंशन। जो लोग कुछ संतुष्ट होंगे वो ओपीएस की मलाई खा रहे होंगे, इसलिए संतुष्ट होंगे। ये मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं, आप लोगों की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। रही बात यूपीएस में, क्या है, सारा सिस्टम एनपीएस का नाम आपने बदल दिया, और नाम बदलने के नाम पर आपने हमारा और ले लिया। हमारा 10%, एक आदमी के जीवन का, पूरी नौकरी के बीच में 10% वेतन का, बेसिक का जो कटता है एनपीएस के नाम पर, वो सारा पैसा आप रख लेंगे। इस बात पर कि आप श्योर हम देंगे, क्या श्योर देंगे? 6 महीने का वेतन श्योर करेंगे आप? 12 महीने के अनुपातिक रूप से आप जो है, अनुपातिक रूप से आप हमें बेसिक सैलरी का आप पेंशन देने की बात कर रहे हैं। इस पर आप हमारा पैसा ले लेंगे। और अगर सरकार कहती है कि 4.5% हमने बढ़ाया, वो मेरे किसी काम का नहीं था। पहले भी जो 4% बढ़ा तो मेरे काम का नहीं था, अभी जो 4.5% वो मेरे काम का नहीं। सरकार अपना पैसा भी रख ले रही है और हमारा पैसा ले रही है। ऊपर से करे हमसे ताली बजाइए, आप खुशियां मनाइए। आप कैसे आप मान लेंगे इस चीज को? और जो आपने बढ़ाया है वो मेरे किसी काम का नहीं। आप 25% कर दीजिए, आप 30% कर दीजिए, वो मेरे किस काम का जब मुझे नहीं मिलेगा तो? इसीलिए देश का, पूरे देश का एनपीएस कर्मचारी वो पूरी तरह से कह रहा है हमें ओपीएस चाहिए। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं,
इस देश की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 ये 1 नेशन 1 पेंशन क्यों नहीं? इस पर क्यों एक एनपीएस चले, एक ओपीएस चलेगी, एक एनपीएस चलेगी, एक यूपीएस चलेगी, एक एमपी एमएलए चलेगी, ये अलग अलग क्यों? जब 1 की बात हो रही तो फिर 1 पे इस पर भी कर दीजिए। सवाल आज जहां था वहीं पड़ा है, बल्कि मैं आपको बताऊं राहुल भाई कि उससे ज्यादा नुकसान कर दिया इस सरकार ने देने के नाम पर। आप ये कह रहे हैं विजय बंधु जी कि एनपीएस जो थी उससे ज्यादा यूपीएस से आप लोगों का नुकसान होगा, आप ये कह रहे हैं, और कुछ अंतर नहीं है एनपीएस और बिल्कुल कह रहा हूं यूपीएस में? जी बिल्कुल कह रहा हूं, बिल्कुल कह, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश का एनपीएस कर्मचारी कह रहा है बिल्कुल नुकसान है। कैसे? और अभी और आपको आप एक जानकारी बता दूं, अगर गुस्सा न होता, कल नो एनपीएस हैशटैग नो एनपीएस नो यूपीएस ओनली ओपीएस कल टॉप ट्रेंडिंग था। आप उठा देख लीजिए ट्विटर का, कल कई घंटे लगातार टॉप ट्रेंडिंग पर ये सोशल मीडिया घूमता रहा। अगर गुस्सा ना होता, अगर नाराजगी न होती तो क्यों आदमी करता? क्यों इतनी लाखों की संख्या में आदमी ट्वीट कर रहा, अपनी बात पहुंचाना चाहता सरकार से, प्रधानमंत्री से? ये इसका बात का प्रमाण है। अभी कल की बात है, आप चेक कर सकते हैं। जी, तो इसमें आपको लगता है कि इसमें विजय बंधु जी इसमें राजनीति हो रही है इस मामले में? पूरी तरह से शिक्षक कर्मचारी के साथ राजनीति हो रही है, और मजे की बात है राजनीति सिर्फ सरकार नहीं कर रही है, कुछ जो लोग ओपीएस की मलाई खा रहे हैं वो भी इस देश के करोड़ों नौजवानों के साथ छल कर रहे हैं। तो इस तरह तो जो ओपीएस की लड़ाई कर रहे हैं वो तो दो गुटों में बट गए हैं ना विजय बंधु? कोई गुट नहीं, कोई गुट नहीं। जो एनपीएस पीड़ित है वो एक सुर में खड़ा है, जो एनपीएस पीड़ित है वो एक सुर में खड़ा है, और एक सुर में वो लगा है, और आगे के संघर्ष के प्रोग्राम दे दिए गए हैं। कोई उसमें नहीं है, कोई इब्बट नहीं है। ठीक है, सौरभ मालवी जी भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। अब देखिए, यूपीएस तो 23 लाख कर्मचारियों को नो डाउट फायदा देगा या नुकसान, ये तो विजय बंधु जी कह रहे हैं कि इससे हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन एक यथास्थिति जो सामने खड़ी दिख रही है, आप हिमाचल प्रदेश सरकार की स्थिति देख लीजिए, अभी ये बात सामने ही आई है कि वो इस ओपीएस की वजह से, चूंकि वहां पे लागू है ओपीएस, और हरियाणा में भी कांग्रेस चुनाव में लगातार प्रचार प्रसार कर रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ओपीएस लागू करेंगे। अशोक गहलोत भी पूछ रहे हैं कि राजस्थान सरकार यूपीएस लागू कर रही है, ओपीएस। तो क्या इस पूरे मामले में कर्मचारियों की बात सुनने के बजाय राजनीति हो रही है? आपको देखने और समझने में क्या लग रहा है सौरभ जी? देखिए राहुल जी, किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है अपने राज्य के कर्मचारियों के, अपने केंद्र के कर्मचारियों के भविष्य की पूरी तरह से सुरक्षा गारंटी देना। सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों के लिए मुझे लग रहा है किसी का माइक ओपन होने के कारण इको हो रहा है शायद, तो आप पीसीआर को बताएंगे। विजय कुमार बंधु जी, आपका आवाज अगर लाउड स्पीकर को तो वो कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज इको कर रही है। बोलिए मालवी जी, बोलिए। तो केंद्र, चाहे वो केंद्र सरकारें हो या राज्य की सरकारें हो, कर्मचारी हित में फैसला लेना सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि अपने कर्मचारियों की वो चिंता करे। अब रही बात जो महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारे हक को, अरे भाई उनका हक है। आप देखिए पूरे विश्व में, दुनिया भर में जो वहां के कर्मचारी हैं तो उनकी स्कीम क्या है, उनकी सरकार किस तरह से चिंता करती है, और कितने मद उनकी सरकार के खाते में जाता और फिर सरकार द्वारा बाद में उनको दिया जाता। अलग अलग देशों के अलग अलग पैरामीटर हैं। भारत सरकार ने लंबे समय से मांग चल रही थी पुरानी पेंशन बहाली की, जिसके लिए तमाम तरह से आंदोलन और कर्मचारी हक की बात की जा रही थी। इस सरकार ने एनपीएस लाई, बाद में यूपीएस को लाया,
अब इसमें छत्तीसगढ़, एक छोटे से उदाहरण के लिए, इससे बात मैं पूरी करूंगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव था और वहां पर चुनावी घोषणा कर दिया राज्य सरकार को कि हम बिजली माफ करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये देंगे, और एक सरकार कांग्रेस की आई। परिणाम, जो बिजली बकाया था वो केवल पूरे सरकार के 1 वर्ष की बजट से 2 गुना बिजली बकाया था। अंत में क्या हुआ? नहीं हुआ। तो देखिए, चुनावी प्रलोभन में जाके चीजों की घोषणा कर देना और उसके पीछे कर्मचारी भागे, तो ये संभव नहीं होता है। हर देश की एक आर्थिक स्थिति होती है, हर देश के समय के हिसाब से आर्थिक परिवर्तन होता है, उस पर नीतियां निर्धारित की जाती हैं। और सौभाग्य है कि प्रोफेसर तिवारी जी हैं इसमें, तो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, वो बताएंगे, इस बात को रखेंगे। तो भारत जिस तरह से विकसित देश हो रहा है और आने वाले में समृद्ध देशों की श्रृंखला में कड़ी में खड़ा होगा, तो कर्मचारियों का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन जिन राज्यों ने, हिमाचल ने, पूर्व में राजस्थान ने, हरियाणा की डिमांड, ये सारे राज्य केवल कर्मचारियों को भ्रमित करने वाला मामला है। वर्तमान की जो स्कीम है उसके संदर्भ में 2-3 चीजों को मैं स्पष्ट कर दूं। वह पूरी तरह से कर्मचारी निधि में जाकर कर्मचारी के भविष्य की सुरक्षा और गारंटी का एक कंप्लीट पैकेज है, इसलिए इंतजार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार के अर्थनीति से लेके और कर्मचारी हित की इन सारी चीजों का एक बार देखना चाहिए। केवल विरोध के लिए विरोध कर देंगे और हमें विरोध ही करना है और दूसरे के कर्मचारियों को किसी के पक्ष में जाके और किसी के बताए हुए भ्रमजाल में उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक हैं। वो समाज, इन्हीं के द्वारा हम कर्मचारी, मैं भी स्वयं कर्मचारी हूँ, मैं भी प्राध्यापक हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी के बहकाव में आके और लोगों को भ्रम में ले जाके इस तरह की बातें करें फोरम पर। मेरा ये मत है कि सरकार की नीतिगत फैसला का जहां तालमेल नहीं है वहां विरोध होना चाहिए, जबकि एक कर्मचारी हित में है। अनेक देशों के पेंशन स्कीम के दस्तावेज से निकाला गया यह नई स्कीम कर्मचारी हित में दिखती है। ठीक है, यानी एक राजनीतिक विश्लेषक का ये साफ तौर पर कहना है, डॉक्टर सौरभ मालवीय जी का, कि ये कर्मचारी के हित में है। और देखिए, हर किसी देश की एक आर्थिक स्थिति होती है, तो उसमें ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये बेहतर नजर आ रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, एपी तिवारी जी हैं, प्रोफेसर एपी तिवारी जी अर्थशास्त्री, ये बेहतर तरीके से बता पाएंगे। देखिए, एपी तिवारी जी, अभी हमारे सामने ये स्थिति है, अभी मैं रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, तो उसमें जीएसटी के मुआवजे की बकाया राशि तो बची है, लेकिन एक 2000 करोड़ की एक बड़ी राशि जो है वो कहीं ना कहीं पुरानी पेंशन की वजह से है। आप देखिए, मुख्यमंत्री अपना वेतन नहीं ले रहे हैं, उनके संसदीय सचिव, विधायक और वो बाकी विधायकों से, यानी अपने स्थानीय विधायकों से, इधर बाकी विधायकों से भी यही कह रहे हैं कि वो भी यही करें। तो जब ये सफर ओपीएस से शुरू हुआ, फिर एनपीएस आया और अब यूपीएस आया है, तब ये बात क्यों उठ रही कि फिर से ओपीएस होना चाहिए? आपको क्या लगता है? अर्थशास्त्री क्या सोचता है? अर्थशास्त्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। राहुल जी, मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि अर्थशास्त्र के नियम बहुत कठोर होते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं राजकोषीय अर्थशास्त्र का जो अवकलन है, जो फिस्कल कैलकुलस है, वो बहुत निष्ठुर होता है, बहुत कठोर होता है। कुछ तथ्य के साथ शुरू करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हमें पूरी कड़ी को अच्छी तरह समझने में आर्थिक दृष्टि से, या कह सकते हैं राजकोषीय, या जिसे वित्तीय दृष्टि कहते हैं, उस लिहाज से समझना आसान होगा पूरे प्रकरण को। एक सवाल आरंभिक है, तथ्य से चलें तो जो देश में, भारत में कर्मचारियों की कुल संख्या है, उसमें से सरकारी कर्मचारियों की संख्या मात्र लगभग 3.5% ही है। 3.5% मेरा ऐसा मानना है, समझना है, आकलन कहते हैं।
बड़ी बातें उठाई हैं राहुल जी आपने अपनी आरंभिक टिप्पणी में। दूसरी बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें हैं और केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं, उनके पेंशन के कुल खर्च को लिया जाए तो ये लगभग 2023-24 वर्ष के लिए 5.22 लाख करोड़ रुपए बैठता है। ये समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि अर्थशास्त्र के नियम बड़े कठोर होते हैं। 5.22 लाख करोड़ 2023-24 वित्त वर्ष के लिए, जबकि 2020-21 में ये धनराशि 3.69 लाख करोड़ रुपए थी। अगर ऐसे देखें तो इसको कहा जाता है देयर हैज अकर्ड ए क्वांटम जंप, एक भारी वृद्धि हुई है कह सकते हैं पेंशन पर जो खर्च हो रहा है। तो ये समझना पड़ेगा हम लोगों को आर्थिक दृष्टि से। मैं और बात नहीं करना चाहूंगा यहाँ पर कि जो सरकार का पेंशन और वेतन इत्यादि का खर्च होता है वो सरकार का उपभोग का खर्चा होता है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक बात उठी है, वो भी अभी आगे चलकर अगर समय मिला तो उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा कि नई पेंशन स्कीम या जो राष्ट्रीय पेंशन स्कीम कहलाती है एनपीएस, उसमें जो कर्मचारियों का 10% अवदान या अंशदान होता है वो एक प्रकार की अर्थशास्त्र की दृष्टि से दीर्घकालीन बचत है, वो लॉन्ग टर्म सेविंग्स है। ये बात अलग है कि लॉन्ग टर्म सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए और जब तक इसे नहीं देखा जाएगा तब वो एक कड़ी वो भी है। लेकिन मैं उस पर आता हूं सीधे कि इसका मतलब है कि राज्य सरकारों का जो बजट प्रबंधन है वो जब तक ठोस नहीं होता है या राजकोषीय प्रवीणता या दक्षता या कुशलता के आधार पर नहीं होता है तब तक पूरे भारतीय संघ, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो जो भारत की राजकोषीय व्यवस्था है उसमें केवल केंद्र की वित्तीय व्यवस्था को ही नहीं देख सकते, उसमें राज्यों के स्तर पर जब तक वित्तीय सुधार नहीं होते हैं तब तक पूरे भारत के लिए राजकोषीय सुधार धरातल पर नहीं उतरेंगे। एक महत्वपूर्ण बात है, आपने अपनी आउटलाइन में उसको रेखांकित किया है कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या उत्पन्न हुई। अन्य राज्य भी हैं जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम को वापस पुरानी स्कीम जो है उसको अडॉप्ट किया, अंगीकृत किया है। उन राज्यों की ये संकोच नहीं होना चाहिए एक राष्ट्र के रूप में हमको समझने में माली हालत खस्ता है, माली हालत बिगड़ रही है, माली हालत डामाडोल है। ये जब हम राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में बात होती है, भारत में भी बात होती है, लगातार होती है। 1991 से लगातार बात हो रही है कि राजकोषीय सुदृढ़ीकरण किया जाए, आर्थिक सुधार किए जाएं। तो पेंशन में जो सुधार किया गया है निरंतर, वो जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसी का एक स्वरूप है। इसलिए मेरा मानना है राहुल जी, मैं अपनी बात को रोकना चाहूंगा ये कहते हुए कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम को अंगीकृत किया जाता है राज्यों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, तो केंद्र और राज्य का या राज्यों का राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। इससे उनकी उधारी बढ़ेगी। बढ़ी हुई उधारी का मतलब हुआ कि निजी निवेश को झटका लगेगा और हम जो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में लाना चाहते हैं उसको भी झटका लगेगा। क्योंकि मूल बात यह है कि पूंजी निवेश अर्थव्यवस्था में बढ़े तभी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा कि जो सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या है वो मात्र 3.5% है। इसका मतलब
बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होनी है, निजी क्षेत्र में वृद्धि होनी है, और उसके लिए निजी निवेश में वृद्धि एक प्राथमिक शर्त है। ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि अगर ओवरऑल भारत की जनसंख्या में देखा जाए तो 3.5% के आस-पास आती है, जो कि 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी भी है। लेकिन यहाँ पर एक अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इससे देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत फर्क पड़ेगा, राजकोषीय घाटा होगा और इसके साथ उधारी हमारी बढ़ेगी। उन्होंने एक बात और पॉइंट वाली कही है कि जो भारत का सपना है, संकल्प है कि 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बने, उसमें भी एक अड़ंगा लग सकता है। अब विजय बंधु जी बहुत ध्यान से ये बात सुन रहे हैं। विजय बंधु जी, जो आपकी मांग थी, मैं फिर से वहीं पर आकर खड़ा होता हूं, जो आपकी 50% की मांग थी, तो इसमें जो नई आई है यूपीएस, उसमें तो ये बात इंक्लूड है। तो फिर आप अब ये आपकी पूरी टीम इस बात को लेकर क्यों अड़ी हुई है कि आप खुद कह रहे हैं कि ये ट्रेंड कर रहा था, वाकई ट्रेंड भी कर रहा था, मैंने भी अभी चेक किया फैक्ट, तो ये ट्रेंड कर रहा था कि भाई जब एक राष्ट्र है, एक विधान है, तो एक पेंशन होनी चाहिए। लेकिन देखिए आपके पैनल में यही बैठे हुए अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इससे तो देश बहुत पीछे चला जाएगा, बड़ा संकट देखिए, होगा इससे। मैं बड़े क्षमा और बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, मालवीय जी ने कहा कि मैं भी एक कर्मचारी हूँ और ये ओपीएस में है, हमें जहां तक जानकारी है। क्या राष्ट्रहित में अपनी पेंशन को छोड़ देंगे क्या? राष्ट्रहित में अगर संकट है तो क्या अपने वेतन को आधा लेंगे क्या? ये संकट भी तो है। ये तार्किक और बात रही नहीं है, बात यह और रही तार्किक बात बात नहीं है। और रही सुनिए बात विजय बंधु नहीं, जी, आप देखिए, मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोला। आप जब आप बोल रहे तो मैं नहीं बोला, मेरा भी जवाब सुना जाए, मेरी भी जवाब सुना जाए। क्या आप ओल्ड पेंशन में हैं? क्या आप राष्ट्रहित में ओल्ड पेंशन अपनी लिख कर छोड़ने वाले हैं? शायद जितने लोग हैं सारे के सारे लोग ओल्ड पेंशन ले रहे हैं, अपनों मलाई खाएंगे, दूसरे को एनपीएस यूपीएस समझाएंगे। पहली बात। दूसरा एक सवाल आया कि तमाम जगहों पर आर्थिक संकट आ रहा। एक तरफ हम आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, जब पेंशन देने की बात आए तो आर्थिक संकट आने लगता है। दोनों बात कैसे सही हो सकती है? अगर हम आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं तो इस देश का कर्मचारी अगर समृद्ध होगा तो देश नुकसान नहीं करेगा, देश भी समृद्ध होगा तो कर्मचारी भी समृद्ध होगा। पहली चीज। दूसरा एक चीज है, कौन से राज्य पे कर्ज नहीं है? जो राज्य पुरानी पेंशन नहीं दे रहे उन पर कर्जा नहीं है क्या? ये इस देश पिछले 20 साल से पुरानी पेंशन नहीं दे रहा है, क्या इस देश पर कर्जा नहीं है क्या? क्या इस देश का बजट घाटे के बजाय फायदे का हो गया क्या? हमको बताया जाए ना, ऐसे नहीं कि आपने कह दिया और मान लेंगे। और एक बात मालवीय जी ने और कहा जो मुझे दुख हो रहा है, भ्रमित किया जा रहा। अरे पढ़ा लिखा जमात है, अपना हित अहित जानता है, किसी के भ्रम में और किसी बहकावे में इस वर्ग को, जो बुद्धिजीवी तबका है, आप उसके योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। वो अपना हित नहीं जानता है, कौन सा हित है कौन सा हित है, आप उसकी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। अब भ्रमित करे, मैं जैसा शिक्षक, हजारों लाखों करोड़ों लोग शिक्षक, वो उसको भ्रमित करेगा कोई? ऐसी बातें कम से कम मालवीय जी इस तरह के लाइव बैठ करके इस तरह की बातें ना की जाए तो अच्छा था। दूसरा चीज मैं बता रहा हूं आपको, दूसरी चीज, मैं एक बात और हो जाए मालवीय जी, एक बात और हो जाए। कोई भी अर्थशास्त्री, मैं बड़ी ईमानदारी कह रहा हूं, हमारे प्रोफेसर साहब तिवारी जी बहुत सीनियर है, हम सबको बड़ा अदब और सम्मान उनका करते हैं। आज तक कोई भी अर्थशास्त्री इस देश का, कोई भी इकोनॉमिस्ट इस बात को हमको आज तक कोई सर्वे नहीं दिया इस देश के एमपी एमएलए नेताओं पर, मंत्रियों पर, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों पर कितना खर्चा आता है, क्या उससे भार नहीं आता क्या देश पर? आज तक एक भी इकोनॉमिक समूह नहीं बताया। और अगर है तो मैं जानना चाहता हूं इस देश पर प्रधानमंत्री पे कितना खर्चा आता है, मुख्यमंत्री की सुरक्षा खर्चा, उसके लेन देन, उसके आने जाने पे कितना खर्चा, इस पर अर्थशास्त्र नहीं बोलता, इस पर नहीं। जब एक अर्धसैनिक बल को पुरानी पेंशन की बात आती है तो देश का ढांचा खराब हो जाता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बड़े दुख के साथ, दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन सशस्त्र बल मानते हुए देने की बात की। ये राष्ट्रवादी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। जिस देश के, जिस सुरक्षा के दम पर पूरा देश चलता है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। और राष्ट्रवाद की बातें, राष्ट्रवाद सिर्फ नेता के नहीं करता, इस देश का एक चपरासी भी है, इस देश का एक कर्मचारी भी है, इस देश का अर्धसैनिक बल भी है, वो भी राष्ट्रवादी है, जितना नेता लोग हैं। उस पर मैं तिवारी साहब से बड़ी विनम्रता से, क्योंकि मैं बड़े अदब से आपको जानता हूं और पहचानता हूं, मानता हूं, मैं जानना चाहता हूं इस देश के नेताओं के वेतन भत्ते, सुविधा, आवास, बिजली, पानी, भत्ता, फ्री, इस पर कोई लेख, कोई आंकड़ा अगर मिल जाता तो मेरे लिए बड़ी सहूलियत होती। ये बात उठाएंगे ना, ये बात आपकी उठाई जा रही है। देखिए डॉक्टर सौरभ मालवीय जी, एक तो आपसे बड़ा हार्ट हो गए हैं विजय कुमार बंधु जी, वो
अपनी वो तो पर्सनल बात हो गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया ये तो कोई पूछने वाला नहीं है कि देश के नेताओं के ऊपर जो खर्च हो रहा है, जब हम अपनी बात करने लगते हैं तब सब लोग सवाल उठाने लगते हैं कि भाई घाटे में आ गया, देश घाटे में आ गया है, तो कम से कम उनके खिलाफ भी नियम लागू होना चाहिए, उनके खिलाफ भी नियम बनाया जाए। हम भी स्वीकार कर रहे हैं। राहुल जी अगली बात से विजय बंधु जी को और भी थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। फिर भी आप ये जो सवाल है कि देश के नेताओं को क्या सुविधाएं मिलती हैं, वो तो सर्वविदित है, वो तो खुला हुआ है, उसमें क्या पता करना है। एक आंकड़ा अगर उपलब्ध करा देते, एक आंकड़ा उपलब्ध कर बड़ा अच्छा लगता है। 100 आंकड़ा है, एक आंकड़ा नहीं। विजय बंधु जी तैयारी के साथ उपलब्ध करा दे, बड़ा अच्छा रहेगा सर, बड़ा अच्छा रहेगा। बताऊंगा मैं, आप सुनेंगे तो बताऊंगा मैं। बहुत ध्यान से सुन रहे थे, आपके बारे में नहीं बोले थे, जब आप बोल रहे थे उस वक्त। विजय बंधु जी, इस देश के नेताओं को क्या सुविधा, क्या वेतन और क्या क्या चीजें मिलती हैं, वो सर्वविदित है और ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। एक आरटीआई से सारी यात्राओं का सब पता चल जाता है, वैसे भी आप गूगल करेंगे सब मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई जानकारी। आप रॉकेट साइंस के बारे में नहीं जानना चाह रहे हैं कि क्या मिलता है, वो बंद कमरे में मिलता है क्या, ऐसा नहीं है, सब कुछ ओपन है प्लेटफॉर्म। कितने वेतन है राष्ट्रपति से लेके विधायक, सांसद, मंत्री, सबको सब पता है, उसकी चिंता मत करिए, वो तो पता हो जाएगा। लेकिन आपकी जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि कर्मचारी के भीतर जो भाव है, और मैं प्रबुद्ध जनों का सम्मान करता हूं, आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित आप जैसे लोग इन बात को गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। आप राजनीतिक भाषा का उपयोग कर रहे हैं कर्मचारी हित के बारे में है। आप ओपीएस में हैं सर, आप ओपीएस में हैं, मुझे छोड़ दीजिए। आप मैं आप देश की आप भ्रमित कर रहे हैं ना, आप क्यों भ्रमित कर रहे हैं? आप हमसे कह भ्रमित कर रहे हैं, आप क्यों भ्रमित कर रहे हैं? आप क्यों भ्रमित कर रहे हैं? आप क्यों भ्रमित कर रहे हैं? आप ओपीएस लेंगे, दूसरे को एनपीएस समझाएंगे, ये भ्रमण नहीं है, ये भ्रम नहीं है। मालवीय जी अगर गलत तथ्य देंगे तो मैं बोलूंगा, गलत तथ्य देंगे मैं बोलूंगा। आपके मन में राजनीति है, आप भ्रमित कर रहे हैं। ओपीएस लेने वाला यूपीएस की तारीफ कर रहा है, यही भ्रम है। आप पॉलिटिकल डिबेट करिए राहुल जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, लाखों करोड़ों लोग पीड़ा में हैं, एक भी आदमी तारीफ में नहीं है, पीड़ा में है लोग। नेता बनेंगे आप, मैं भी कर्मचारी हूँ भाई, आपसे कर्मचारी हूँ, ये ध्यान रखिए। व्यक्तिगत ना हो ये। देखिए कंक्लूड करना है, ये हम अंतिम समय में है। मालवीय जी आप अपनी बात फाइनल रखिए, ये अब कंक्लूड करना है। व्यक्तिगत टिप्पणी मेरी बात पूरी हुई राहुल जी। मेरा मत ये है कि कर्मचारी होना एक गौरव की बात है। हम समाज के लिए काम करते हैं, हम देश के वास्ते काम करते हैं, परिवार को चलाते हैं, स्वयं का जीवन भर पोषण करते हैं। और सरकारी कर्मचारी मतलब सरकार का के लिए कार्य करना होता है, और सरकार मतलब समाज होता है। तो समाज के द्वारा सरकार बनाई जाती है, इसलिए हमारी ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदेही ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब हम देश के परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे तो उसमें देश का भला, समाज का भला, राज्य का भला, राष्ट्र का भला, हमारा भला, हमारे परिवार का भला, इस भाव से सोचेंगे। दुनिया जो देश प्रगति पर है, आज विकसित देश हैं, भारत की आजादी के साथ लगभग देश के 50 से ऊपर दुनिया भर के देश जो स्वतंत्र हुए थे भारत की आजादी के आसपास, और वो सारे देश विकसित देश हैं। आज भी भारत विकासशील है। तो हमें आना होगा, बढ़ना होगा, इसके लिए हमारे भीतर ये भाव लाने की जरूरत है। बाकी मुझे लगता है सरकार की नीतिगत फैसला ये कर्मचारी हित में है। चलिए एक फाइनल कमेंट विजय बंधु जी, आप फाइनल कमेंट 30 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मैं ये डिबेट वाइंड अप करता हूं। विजय बंधु जी, देश का 1 करोड़ से ज्यादा जो एनपीएस कर्मचारी है वो इस एनपीएस से दुखी था, और इस यूपीएस से और ज्यादा दुखी और आक्रोशित है, और आने वाले समय में वो अपने हक की आवाज उठाएगा। और इसलिए वो तैयार हो रहा है कि हमें पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन सामाजिक सुरक्षा है, बुढ़ापे की लाठी है, और उस पर लाखों लाख लोग आज भी बुढ़ापे की लाठी का आनंद ले रहे हैं। इस बहस से निष्कर्ष ये निकलता है, विजय कुमार बंधु जी जो कि एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि देखिए एनपीएस से तो और बदतर ये यूपीएस है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सौरभ मालवीय जी ये साफ कहते हैं कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, सरकार के लिए, समाज के लिए। तो क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप देश के बारे में सोचें
तो वहीं अर्थशास्त्री प्रोफेसर एपी तिवारी का ये साफ मानना है कि ओवरऑल केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या कितनी है, अगर काउंट करेंगे तो बामुश्किल 3.5% आती है। अगर ओपीएस लागू की जाती है तो आपके सामने एक बताने की जरूरत नहीं है, हिमाचल प्रदेश का उदाहरण है। क्या आप चाहते हैं कि देश भी इसी रास्ते पर जाए? बहुत शुक्रिया विजय बंधु जी हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर सौरभ मालवीय जी आपका भी बहुत धन्यवाद और प्रोफेसर एपी तिवारी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।